नमस्कार दोस्तों। गांधी एवं उसके प्रारंभिक आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पीसीएस और यूपीएससी में आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो करमचंद गांधी दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? यानी कि करमचंद गांधी कौन थे? तो गांधी जी के पप्पा थे। तो गांधी जी के बाबू करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? तो पोरबंदर के, राजकोट के, बंकानेर के। तो ये सभी राज्यों के दीवान थे करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कावा गांधी था। तो गांधी जी के पिताजी का उपनाम क्या था? तो कावा गांधी। और कहाँ कहाँ के दीवान थे? तो पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर के दीवान थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ये क्वेश्चन है जो 66वीं बीपीएससी प्री में आया है। तो गांधी जी किस कॉलेज में पढ़े थे? तो कॉलेज का नाम है श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। तो भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी कॉलेज में। तो महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई थी। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से की थी। तो हाई स्कूल कौन सा था? तो अल्फ्रेड हाई स्कूल, राजकोट। और इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया था। तो उनका कॉलेज का नाम क्या था? श्यामल दास आर्ट कॉलेज। और हाई स्कूल का क्या नाम थे? द अल्फ्रेड हाई स्कूल। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई की। तो लॉ की पढ़ाई कहाँ से की? तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। तो दक्षिण अफ्रीका में रहने के अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। तो इंडियन ओपिनियन जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अखबार निकाला था, तो कौन कौन भाषा में? तो गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। इसका वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। और 1904 में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ की? तो डरबन में। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो डरबन, दक्षिण अफ्रीका। के गांधी समर्थक थे किस चीज़ के? तो दार्शनिक अराजकतावाद के। तो दार्शनिक अराजकतावाद क्या है? तो गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्हें स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी, फिलोसफिकल एनार्किस्ट कहे जाने से गुरेज नहीं किया। निम्नलिखित में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य और अहिंसा। तो सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे कि सत्य और अहिंसा से ही राम राज्य कायम किया जाएगा। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है क्या? तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, सत्य को प्राप्त करें। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात करने का प्रयत्न करे। तो गांधी जी के ये वचन थे सत्य और अहिंसा के बारे में। तो गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही है, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। मतलब समाजवादियों में वे एक व्यक्तिवादी थे और समाजवादियों में वे एक मार्क्सवादी थे। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। समाजवादी के गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को
सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जाता है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान दिया गया है? तो हड़ताल को। बहिष्कार उनका स्थान था, धरना और उपवास था, लास्ट में हड़ताल, अंतिम स्थान हड़ताल को था। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है, एक कथन सत्य नहीं है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये सिद्धांत के अनुसार गलत है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, ये सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी सही है। सत्याग्रही को विद्रोहियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ये भी सही है। तो गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है क्या? तो गरीबी का अस्थायित्व। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। मतलब हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गरीबी का अस्थायित्व। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। पोवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो आत्मनियंत्रण, मतलब आत्मनियंत्रण कीजिए और बच्चे पैदा करने में कंट्रोल हो जाएगा। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल बताया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे। तो गए थे 1893 में और लौटे 1915 में। तो रहे कितना? तो 21 वर्ष रहे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो 1915 में लौट आए। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया? तो पीटरमारित्सबर्ग में गांधी जी को फेंक दिया गया, रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया। इसके फलस्वरूप उन्हें पीटरमारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशनों में भाग लिया था सबसे पहली बार। तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है क्या? तो अहमदाबाद। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम नगर। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। तो अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह की स्थापना की थी 1915 में। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा के लिए 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे कर दिया गया क्या? तो सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कहा जाता था क्या? सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी ने संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स, 1904 में ही स्थापित की थी फिनिक्स में। तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है।
फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ कर दिया। तो क्या किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य प्रारंभ किया। यहाँ पर इन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी शैक्षिक सेवा प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। कौन सा युद्ध? तो बोअर युद्ध। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तर्ज पर क्या है? तो जन कल्याण के लिए सक्रियता। जन कल्याण करना है तो उसके लिए सक्रिय हो जाइए, यही राजनीति है। बात तो सही है। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया। विकेंद्रीकृत सत्ता से इनका तात्पर्य था कि ग्राम पंचायत को अपने पंचायतों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना है। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें नहीं है? तो सत्ता नहीं है। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें नैतिकता, धर्म और मानव का समावेश था। लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। राज्य विहीन मतलब कि स्टेटलेस सोसाइटी। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को कौन गढ़ा? तो महात्मा गांधी ने गढ़ा। महात्मा गांधी ने भतीजे मगनलाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कर एक प्रतियोगिता में किया गया जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से किया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया। तो कौन था भतीजा? मगनलाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया, उसमें हेरफेर मार के सत्याग्रह बना दिया गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो सत्याग्रह का शब्दीय अर्थ क्या है? तो सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, अर्थात सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। कब? 1917 में। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में किया। सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? तो 1917 में किया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में किया। तो चंपारण 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित 3 कठिया पद्धति के विरोध के स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर किया। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेरों में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। ज्ञातव्य कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का प्रारंभ 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वरूप किया गया था। तो 17 में चंपारण में और 18 में
मिल अहमदाबाद मिल था और उसी में 18 में खेरा के किसानों के साथ सत्याग्रह का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो मोहनदास करमचंद गांधी किस लिए जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया। तो गांधी जो है अफ्रीका में संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए उनका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनैतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। तो नैतिक शक्ति है सत्याग्रह और राजनीतिक अस्त्र क्या है? निष्क्रिय प्रतिरोध। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से, यानी कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में आकाश जमीन का अंतर है। तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो गांधी जी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो बी 1, 2, 3, 4। चंपारण, अहमदाबाद हल्का हड़ताल, उसके बाद खेरा के किसान के साथ आंदोलन और उसके बाद असहयोग आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में और खेरा 22 मार्च 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर एक निश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 320 में भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? तो 4 कथन हैं और जो सही है डी सही है, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही है, तो वो पढ़ दिया जाए। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। तो राजकोट में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से शादी कर लिए थे। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो रस्किन ने पुस्तक लिखी अनटू द लास्ट, उससे ये प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का कल्याण तभी होगा जब सबका कल्याण होगा। तो महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी।
गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया, और इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। बुक कौन था? तो अनटू दिस लास्ट। और लिखा कौन? तो जॉन रस्किन। गांधी जी गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो उपयुक्त सभी से, थेरो से, टॉल्स्टॉय से और रस्किन से। तो धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधी जी विचारधारा को थेरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। गांधी जी ने थेरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन ने गांधी जी से शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और वह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। हाँ, नहीं थे। तो गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। शेष तीनों आंदोलनों को गांधी जी ने उसमें सहयोग किया था। तो खिलाफत आंदोलन, व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में थे। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारदोली में महात्मा गांधी नहीं थे। तो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह में थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में भी थे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी थे, लेकिन बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेता थे। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? तो सभी सही है। तो जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सही है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा का जोड़ा गया किसके? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। तो नोआखाली काल के प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर महात्मा गांधी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और उनकी बहन कौन थी? तो सुशीला नैयर गांधी जी की चिकित्सक थी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो बैकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो बैकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में वो आए थे कब? तो 20 दिसंबर 1920 को। तो छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमताड़ी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को भी यहाँ पर आए थे। तो 20 में और 33 में। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो जेबी कृपलानी एक शिक्षक थे। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक एक आईसीसी के खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए? तो जमनालाल बजाज लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे और 1930 में जेल हो गए।
सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह के नाम भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। इनको गांधी जी का पचमा पुत्र भी कहते हैं, जमनालाल बजाज को। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। कौन? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी, सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। कौन? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। तो दीनबंधु एंड्रयूज कहा जाता है। तो चार्ल्स एंड्रयूज, दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों ने इनका गहरा लगाव था और वे हर भारत से भारतीय बनना चाहते थे, हर तरह से। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। तो चार्ल्स एंड्रयूज को दीनबंधु किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। और ये कहाँ के प्राध्यापक थे? तो सेंट स्टीफेन कॉलेज के प्राध्यापक थे। एंड्रयूज ने 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष दीनबंधु एंड्रयूज रहे 1925 से 27 के बीच में। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। 48 निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो यरवदा जेल को उन्होंने मंदिर कह दिया था। तो यरवदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेज दिया गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रमवासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी स्वाधीनता के समय में कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप के सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्य पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है तो जवाहरलाल नेहरू के जीवन से प्रकाश चला गया जब गांधी जी चले गए। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता, उन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने कहा था। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि की थी तथा कहा, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते, यह काम गांधी जी ने कर दिखलाया। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण बोले थे कि भारत में पहला साल तुमको करना क्या है? तो कान खुला रखो और मुंह बंद कर रखो। तो बात सही है, किसी भी जगह को समझने के लिए कान खुला रखना चाहिए और मुंह बंद रखिए, क्योंकि शुरुआत में जो आप बोलेंगे वो गलत ही बोलेंगे। तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि यह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें। भारतीय राजनीतिक में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक देश में सर्वेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधना हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो गांधी जी कहते थे कि गलत साधना हमें कभी भी उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? तो महात्मा गांधी। मतलब कि नैतिकता को ठेका पे रख के हम राजनीति नहीं कर सकते हैं। नैतिक दृष्टिकोण अगर सही है तो राजनीति के दृष्टिकोण से वो सही है। महात्मा गांधी राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीति राज्य को गर्त में मिला सकती है। ये मानते थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। इसलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ से? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध शुरू किए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था। उनके पास उनका दूसरा प्रयोग उन्होंने मार्च फरवरी 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष किया था। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया गया है। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर के विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, के बाद मिल मालिकों इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंत उन्हें बोनस देना पड़ा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी? तो अहमदाबाद की हड़ताल में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो बनारसी में दिया था। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से की थी। चंपारण में से किसानों को 1 बीघा जमीन, तो इसका ऑप्शन चंपारण होना चाहिए। 1/20वें भाग यानी कि 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती अंग्रेजों द्वारा बाध्य था और इसमें 3 कट्ठिया पद्धति भी कहते हैं। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों का अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार में एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के सत्याग्रह अत्याचार से किसानों को मुक्त दिलाने की प्रार्थना की। गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए और किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। तो गांधी जी इसके सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कट्ठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो प्रतिवेदन कौन था? प्रणाली चंपारण एग्रीगेशन कमेटी। 1917-19 में 17-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूर ने हिस्सा लिया था। तो चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला परियोजन 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान ली। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो सूती मिल उप कामगारों के लिए। तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो लंदन 1904। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फॉर्म स्थापित की थी। यहाँ वे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फॉर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। विकल्प ने दिए गए अन्य शहरों के साथ वर्ष भी दिए गए हैं। वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में थे।
गांधी जी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो डी सही नहीं है। बाकी सब वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और समानता को जन्म देता है।